जो भी हम पॉलिसी खरीदते हैं वो सारा, जैसे हम एक सामान खरीदते हैं वैसा ही हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक उत्पाद ही है, बल्कि कह लें जीवन बीमा उत्पाद। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, कोई भी हम जो सामान खरीदते हैं, जैसे कि आप पेन खरीद रहे हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है, और जीवन बीमा पॉलिसी भी एक प्रोडक्ट है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? जब आप एक पेन खरीदते हैं तो आप उसको चला के देखते हैं, जैसे आप कुर्सी खरीदते हैं तो आप उसमें बैठ के देखते हैं कंफर्टेबल है कि नहीं। तो ये सारे ही प्रोडक्ट जिनको हम छू के, महसूस करके, यूज करके जान सकें, वो कहलाएंगे मूर्त उत्पाद। और जिनको हम छू नहीं सकते, जान नहीं सकते, सिर्फ जो हमको बताया गया है हम ये मानते हैं कि वो वैसा ही होगा, जैसे कि जीवन बीमा पॉलिसी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी बताई गई तो उसने कहा कि इसमें आपको 5 साल में ऐसा मिलेगा, 10 साल में ऐसा मिलेगा, 15 साल में ऐसा मिलेगा, अगर मर गए तो ऐसा मिलेगा, नहीं मरे तो ऐसा मिलेगा। तो कुल मिला के सारा कैसा है? कॉन्सेप्ट जैसा है, कोई सामान नहीं मिल रहा है उसको। वो ये कहता है मैंने एक पॉलिसी ली हुई है जो कि इतने सालों में मुझे इतना देगी। तो एक तरह से प्लान उसको बता दिया गया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन कुछ देखने लायक ऐसा सामान नहीं है उसके पास। तो ये सारे उत्पाद क्या कहलाएंगे? अमूर्त उत्पाद। तो जीवन बीमा पॉलिसी क्या है? अमूर्त उत्पाद। बीमा खरीदने का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है कि प्राथमिक उद्देश्य समझिए। अब हमने कल भी बात करी थी कि बचत के लिए भी बीमा करते हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए भी बीमा करते हैं। लेकिन बचत और इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप बैंक में पैसा जमा कर लें, या इनकम टैक्स के लिए और भी किसान विकास पत्र या कुछ ऐसा रहता है। जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि अगर वो व्यक्ति न रहे तो जो उसकी उत्पादक क्षमता है, हर व्यक्ति का एक उत्पादक क्षमता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपये कमा रहा है तो वो उसकी उत्पादक क्षमता हो गई। तो उत्पादक क्षमता के आर्थिक मूल्य के नुकसान के प्रति सुरक्षा, मतलब अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो जितना कमा रहा था वो कमाने वाला नहीं रहेगा। उस कमाई को सब्स्टिट्यूट या विकल्प के रूप में बीमा उस परिवार को जो भी पैसा प्रदान करता है उसके माध्यम से वो आय वो हासिल कर सकते हैं, है ना। तो व्यक्ति की उत्पाद क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के प्रति सुरक्षा देता है बीमा, जो कि बाकी चीजें नहीं करती हैं। जब आप बैंक में खाता खुलाते हैं तो आपको यह विकल्प नहीं मिलता है कि अगर मर गए तो क्या होगा। ठीक है। अब देखिए हमारे उत्पाद जो है उनकी दो कैटेगरी है। एक है हमारा परंपरागत उत्पाद और दूसरा है गैर परंपरागत उत्पाद। अभी हम परंपरागत उत्पाद के बारे में बात करेंगे। आप परंपरागत से समझ रहे हैं वैसे भी शब्द से कि जो उत्पाद बहुत पुराने समय से बिकते हुए चले आ रहे हैं, है ना, परंपरा में आ गए हैं कुल मिला के, वो सब कहलाएंगे परंपरागत उत्पाद। और जो नए नए प्रयोग करके कुछ कुछ बनाए जाते हैं जो कि परंपरा में नहीं रहते हैं, लेकिन लोगों की समझ लीजिए मांग के हिसाब से या उनकी जो सोच होती है उसके हिसाब से जो नए नए परिवर्तन किए जाते हैं, उससे जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं सामने में, वो कहलाते हैं गैर परंपरागत उत्पाद। ठीक। तो चलिए पहले हम बात करते हैं परंपरागत उत्पाद की। अच्छा, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे आपने कोई पॉलिसी के बारे में सुना, मान लीजिए आपने सुना जीवन आनंद, है ना। जीवन आनंद एक बंदोबस्ती और एक आजीवन योजना का मिक्सचर है। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कैसा है? जब आप कुछ मार्केट से सब्जी खरीदती हैं तो क्या खरीदती हैं आप? आलू, प्याज, टमाटर, ऐसा कुछ। लेकिन हम खाते नहीं हैं इनको, उसी फॉर्म में तो नहीं खा लेते हैं। फिर हम घर में क्या करते हैं? उसको मिला के प्रोसेस करके और फिर कुछ नया आइटम बनाते हैं जिसको हम खाते हैं। तो जो मार्केट में जो पॉलिसी बिकती है वो क्या हुआ? वो बनाया हुआ वाला है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? वो आलू, प्याज, टमाटर, जो कि मूल उत्पाद हैं जिनको मिला मिला के कुछ कुछ नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। तो पहला हम समझते हैं बंदोबस्ती योजना। बंदोबस्ती योजनाएं जो है, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है
कि हमने मान लीजिए किसी चीज़ का बंदोबस्त करना है, व्यवस्था करनी है, उसके लिए आप ये बीमा खरीदते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, बहुत इसमें खास चीज़ें नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल का है, वो 21 साल के लिए 1 लाख का बीमा खरीदता है, बंदोबस्ती योजना। आज चल रहा है अभी 2020, ये योजना कब तक चलेगी? 2041 तक चलेगी, है ना। अगर इस बीच में मान लेते हैं 2025 में इसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो इसको क्या मिल जाएगा? डेथ क्लेम, मृत्यु दावा। और अगर डेथ नहीं हुई तो ये पॉलिसी चलती रहेगी और इसको 2041 में जब समय अवधि पूरी हो जाएगी इसकी, तो इसको मिल जाएगा परिपक्वता दावा। ठीक है। अभी क्या हो गया कि मृत्यु दावा और परिपक्वता दावा, परिपक्वता दावा को हम उत्तरजीविता लाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरजीविता लाभ। दोनों होता है इसमें। जब भी कभी भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तो हमने इस बात को कल भी पढ़ा था कि जीवन बीमा संविदा में, अनुबंध में देय लाभ पहले से तय होते हैं। मरने पे क्या मिलेगा ये पहले दिन से तय है। वो कितना है? वो जितना बीमा होगा, है ना, जितने का बीमा धन वही मिलेगा, है ना। अभी 1 लाख रुपए है, हो सकता है इसके पीछे 6,000 रुपये लग रहा हो। अभी अगर वो 5 लाख का बीमा लेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? 30,000 रुपये देना पड़ेगा। 1 लाख का 6,000 है तो 5 लाख में 30,000 देना पड़ेगा। तो जितना प्रीमियम ज़्यादा देगा मृत्यु की स्थिति में, उतना ही ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका बीमा धन भी ज़्यादा होगा। फिर एक है हमारा मियादी बीमा। इसको हम मियादी भी कहते हैं, अवधि बीमा भी कहते हैं और टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है। आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में सुना है? सुना है? हाँ, क्या होता है बताइए। उसमें ये होता है कि आपको 330 रुपये कुछ प्रीमियम देना होता है, 2 लाख का कुछ बीमा होता है। अगर डेथ हो गई तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाएगा, यही है। लेकिन नहीं डेथ हुई तो क्या होगा? वो मतलब जितना करना रहता है उतना करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर डेथ नहीं हुई है ना, मान लीजिए किसी ने 10 वर्ष का बीमा लिया हुआ है और उसके बाद 10 साल तक वो पटाता रहा पैसा, इन 10 सालों में अगर मृत्यु नहीं हुई तो वो पैसा जो जमा था वो गया, नहीं मिलेगा। यही है मियादी बीमा। इसको और अच्छे शब्दों में कहें तो सिर्फ मृत्यु लाभ होता है। सिर्फ डेथ क्लेम ही होता है, मैच्योरिटी क्लेम नहीं होता है। मरा तो पैसा मिलेगा, नहीं मरा तो नहीं मिलेगा। जबकि बंदोबस्ती योजना में हमने क्या देखा? मरा तो मृत्यु दावा, नहीं मरा तो परिपक्वता दावा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, या ये क्यों ज़्यादा बिकती है या क्यों पॉपुलर है, उसकी वजह ये है कि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बंदोबस्ती योजना ली है 1 लाख की 6,000 रुपये में, साल का 6,000 रुपये देना पड़ता है। लेकिन अभी अब इसका प्रीमियम मैंने जो बोला आपको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, उसमें कितना है? 2 लाख में 330 रुपये, है ना। मतलब 1 लाख में कितना हो गया? लगभग 150-160 के आसपास। क्लियर? आप देखिए कितना डिफरेंस है। 1 लाख पे ये दे रहा है करीब 160-165 या ऐसा कुछ, और वहाँ पर लग रहा है आपको 6,000 रुपये। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को बीमा लेना है और उसके पास बजट नहीं है ज़्यादा, या उसका बजट कम है, तो उसके लिए तो ये ज़बरदस्त है, क्योंकि कम पैसे में उसको बीमे का लाभ मिल रहा है। अगर बंदोबस्ती योजना लेता है तो उसको परिपक्वता मिलती है, वो बात सही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति मान ली लेना चाहता है 10 लाख का बीमा, लेकिन 10 लाख के बीमा के पीछे अगर उसको 50 से 60,000 रुपये देना पड़ रहा है और वो उसके पास नहीं है, तो वो तो क्या सोचेगा कि मैं तो बीमा ही नहीं ले पा रहा हूँ। उस स्थिति में मियादी बीमा या टर्म इंश्योरेंस को एक अच्छा विकल्प देता है कि आप कम पैसे में ज़्यादा का बीमा ले सकते हैं। ये अलग बात है कि उसको मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन उसको मैच्योरिटी से मतलब भी नहीं है। उसको चाहिए मेरे को बीमा मिलना चाहिए। मैच्योरिटी से क्यों मतलब नहीं, उसको ये लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है
कि अगर हम रहे तो पैसा कमा लेंगे, नहीं रहे तो क्या होगा उसकी चिंता करनी है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक सस्ता है, इसलिए एक अच्छा विकल्प है। तीसरा जो है वो है आजीवन बीमा योजना। आजीवन बीमा योजना से जैसे आपके नाम से देख रहे हैं कि कब तक चलेगी ये? आजीवन, जब तक जिंदा रहेगा तब तक चलेगी, है ना। अभी मैंने आपको सबसे शुरुआत में क्या बोला था कि जीवन आनंद जो है वो एक बंदोबस्ती और एक आजीवन योजना का मिक्सचर है। मतलब कि क्या करेगा, बंदोबस्ती के रूप में परिपक्वता दावा भी देगा और आजीवन योजना में जीवन भर बीमा का लाभ भी मिलेगा, है ना। तो इसमें जो है आपको हालांकि आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है तो वही याद रखिए, अदरवाइज दो तरीके हैं। एक तो ये कि प्रीमियम हम आजीवन दें, मान लीजिए कोई 30 साल का व्यक्ति है, वो 100 साल की उम्र तक प्रीमियम भरेगा ऐसा माना जाएगा, और मान लेते हैं अगर उसकी 80 साल में डेथ हो जाती है तो क्या हो जाएगा, मृत्यु दावा उसके परिवार को मिल जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आजीवन बीमा योजना में प्रीमियम आजीवन देना होता है, तो आप उसको याद रखिए। लेकिन एक तरीका और भी है, वो ये है कि प्रीमियम हम सीमित समय में दें। मान लीजिए 50 साल तक की अवधि तक प्रीमियम दे रहा है और उसके बाद प्रीमियम देना बंद हो गया और ये बीमा चलता रहेगा, जब भी कभी डेथ होगी तो उसके परिवार को पैसा मिल जाएगा। तो लेकिन चूंकि किताब में वैसा, तो आप वही याद रखिए कि आजीवन बीमा योजना में प्रीमियम जिंदगी भर देना होता है, या जब तक बीमा चलता है तब तक देना होता है। एक चीज और भी याद रखिएगा, अवधि बीमा का प्रीमियम सबसे कम होता है। अभी हम अवधि बीमा में एक चीज और पढ़ेंगे, इसके 3 प्रकार हैं। पहला है घटता हुआ मियादी बीमा, दूसरा है बढ़ता हुआ मियादी बीमा, और तीसरा है प्रीमियम वापसी सहित मियादी बीमा। ठीक, घटता हुआ, बढ़ता हुआ और प्रीमियम वापसी सहित मियादी बीमा। अभी देखिए कैसा होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। बैंक वाले ने कहा कि भाई आप रहोगे तो चुकाओगे, नहीं रहोगे तो कौन चुकाएगा, तो एक काम करिए आपका जो पॉलिसी उसको हमारे नाम पे कर दीजिए आप। तो उसने कह दिया और एक उसने बीमा ले लिया 1 लाख रुपए का और उसको बैंक के नाम पर कर दिया। कर्जा भी 1 लाख का, बीमा भी 1 लाख का। हर साल वो 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहा है। 5 साल तक वो 50 हज़ार रुपये जमा कर देगा। 5वें साल उसकी डेथ हो गई तो बीमा कंपनी बैंक वाले को 1 लाख रुपए दे देगी बीमा का। अभी क्या हुआ, 1 लाख रुपए यहां पर बैंक वालों को मिल गया बीमा कंपनी से, लेकिन उसको बैंक वाले को चाहिए कितना था, 50 हज़ार ही चाहिए था, मिल गया 1 लाख रुपए। तो अभी क्या होगा, 1 लाख रुपए बैंक वाले उस व्यक्ति के परिवार को वापस करेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर इसकी जगह कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जब ये लोन लिया या कर्ज लिया तब बीमा 1 लाख का था, दूसरे साल ये 90 हज़ार का हो गया, जैसे जैसे लोन घट रहा है वैसे वैसे बीमा भी घटता चला जाए, तो क्या हो जाएगा कि जब भी कभी भी डेथ होगी, तो जब ये 5 साल में डेथ होगी तो क्या हो जाएगा, बीमा कितने का हो जाएगा, 50 हज़ार रुपए का। तो अगर डेथ हुई तो ये इससे एडजस्ट हो जाएगा, कोई लेने देने का झंझट नहीं। और मान लीजिए 10 साल तक कुछ नहीं होता है तो इस दिन लोन भी 0 और बीमा भी 0, है ना। तो यही है घटता हुआ मियादी बीमा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, बीमा धन तो घटता है लेकिन प्रीमियम नहीं घटता है। घटते हुए मियादी बीमा में प्रीमियम नहीं घटता है। प्रीमियम नहीं घटता क्या मतलब हुआ, आपको हो सकता है पहले साल आपको 500 रुपये देना पड़े और अंत वाले साल में भी 500 रुपये ही देना पड़े। ये नहीं कह सकते आप कि चूंकि बीमा धन घट रहा है तो प्रीमियम भी घटा दीजिए। प्रीमियम स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है ना। चूंकि ये ऋण वाले केसेस में देखिए आप कितना अच्छा विकल्प है ये, इसीलिए इसको बंधक मोचन बीमा भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे MRI,
मॉर्टगेज रिडम्पशन स्कीम, है ना। बंधक मोचन बीमा से क्या मतलब हुआ? बंधक मतलब क्या? कर्ज या गिरवी रखना किसी चीज को। मोचन मतलब छुटकारा और बीमा मतलब बीमा। तो ऐसा बीमा जो कि ऋण वाले केस से आपको छुटकारा दिलाए उसको कहेंगे बंधक मोचन बीमा। वो कौन सा है? घटता हुआ मियादी बीमा, याद रखना है हमको। MRI उसका फुल फॉर्म है, सॉरी इंग्लिश का फॉर्म है ना। मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचन बीमा। इसका अपोजिट है बढ़ता हुआ मियादी बीमा। जैसे इसमें घटा वैसे उसमें बढ़ेगा, लेकिन अंतर एक आएगा कि बीमा धन भी बढ़ता है और प्रीमियम भी बढ़ता है। हमको सब याद रखना है, घटते हुए मियादी बीमा में प्रीमियम नहीं घटता है लेकिन बीमा धन घट जाता है। बढ़ते हुए मियादी बीमा में प्रीमियम भी बढ़ता है और बीमा भी बढ़ता है, दोनों चीजें बढ़ती हैं। तीसरा जो है तो प्रीमियम वापसी सहित मियादी बीमा में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मियादी बीमा कराया और वो हर साल 3-3 हज़ार रुपये जमा कर रहा है, 10 साल तक जमा किया और उसके बाद उसकी डेथ नहीं हुई, तो उसको ये लग सकता है कि मैंने इतना पैसा दिया और सब फालतू हो गया। तो मैच्योरिटी क्लेम नहीं देंगे, प्रीमियम वापस करेंगे, दोनों में अंतर है। बीमा था 1 लाख रुपए का, प्रीमियम दे रहा था 300 रुपये या 500 रुपये। अगर मैच्योरिटी क्लेम देते तो क्या देते? बीमा धन प्लस तब तक का ब्याज या बोनस, तो लाखों में होता है। लेकिन जब प्रीमियम वापस करेंगे तो क्या करेंगे? 10 साल में 5,000 रुपये दिया तो हो सकता है 3-4 हज़ार रुपये देते हैं, थोड़ा बहुत काट कोट के। तो ऐसा एक बीमा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों को याद रखना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन? चलिए ठीक। ये खास तौर से जो हाउसिंग लोन जो लेते हैं, आवास ऋण, उनके लिए बहुत अच्छा है ये, तो है ना। एक लोन लिया, क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर धोखे से उसको कुछ हो गया तो उसके घर वालों को वो कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, वो उनका चलता रहेगा। एक चीज और याद रखिएगा, मनी बैक पॉलिसी जो होती हैं, सुना होगा अगर आपने नाम, इसको हम धन वापसी योजनाएं भी कहते हैं। इसमें बीच बीच में पैसा मिलता है, लेकिन वो कोई अलग का प्रकार नहीं है किसी बीमे का, वो बंदोबस्ती योजना का ही एक प्रकार है। कैसे? मान लीजिए मैंने 4 बंदोबस्ती योजनाएं 25-25 हज़ार की मिला दी, है ना। और उसमें क्या किया कि जैसे ही ये 5 साल पूरा होता है, यहां से हमने इसको दे दिया 30,000 रुपये। मैं ये मतलब कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, एक आपको समझाने के लिए हमने समझाया कि भाई इसमें आपको 30-30 हज़ार रुपये हर 5 साल में मिल जाएगा। तो वो कैसे मिल रहा है? 5 साल की जो योजना थी वो यहाँ पर मैच्योर होती है, बंदोबस्ती योजना, है ना, क्योंकि वो मरा नहीं है। तो उसका एक हिस्सा हम उसको दे देते हैं, बाकी का आगे ले जाते हैं। फिर अगली योजना शुरू होती है, वो भी मैच्योर हो जाती है, उसका भी थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। ऐसे करते करते जब वो 20 साल तक नहीं मरता है तो हम उसको 3 बार पैसा दे चुके रहते हैं, और चौथी बार में जब अंत आता है तो जितना शुरू से लेकर अंत तक बचा हुआ था तो पूरा पैसा दे देते हैं उसको। तो ये क्या हुआ? कोई अलग टाइप नहीं हुआ, ये बंदोबस्ती योजना का ही एक अरेंजमेंट है जिसमें कि कस्टमर को बीच बीच में पैसा मिलता रहता है। तो मनी बैक योजनाएं बंदोबस्ती योजना का ही एक प्रकार है। जब भी कभी भी आप MWP एक्ट के बारे में आपको प्रश्न आता है ना, तो ये जो है इसको आपको याद रखना है, अधिनियम विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, है ना। ये क्या करता है कि अगर कोई बीमा पॉलिसी लेता है और वो कहता है कि मुझे MWP एक्ट के तहत लेना है, तो वो उसके पत्नी और बच्चों के लिए वो एक ट्रस्ट की जैसे काम करता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, बैंक में कुछ पैसा है और अलग अलग तरह की पॉलिसी है, और एक पॉलिसी MWP एक्ट के तहत ली हुई है। तो जब क्या होगा कि मान लीजिए किसी कारण से उसका बैंक वालों ने उसका पूरा जायदाद कुर्क कर दिया और ये सब किया, और लेनदार उससे पैसों से ले रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में भी चूंकि ये MWP एक्ट के तहत ये पॉलिसी ली गई है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। उसका पैसा किसको मिलेगा? ट्रस्ट को ही मिलेगा। उसको क्या कहते हैं? न्यासियों को मिलेगा। और न्यासी कौन होंगे? उसके पत्नी तथा बच्चे, है ना। लेकिन फिर भी आपको जब भी MWP एक्ट से संबंधित कोई बात आएगी तो आपको याद रखना है कि एक तो ये लेनदार कुर्की ये सब नहीं हो सकता, इसमें इसका पैसा सिर्फ न्यासियों को ही मिलता है, चाहे वो परिपक्वता दावा हो चाहे मृत्यु दावा हो, ठीक। और अधिनियम 1874
धारा 6, ये भी याद रखना है। ये किससे रिलेटेड है? MWP एक्ट से। प्रमुख व्यक्ति बीमा, की मैन इंश्योरेंस। आप देखेंगे कि कोई कंपनी या कोई दुकान, हम याद भी करते हैं कि जब वो था तो बड़ा अच्छा काम चलता था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, उसका बिजनेस को चलाने का तरीका बहुत अच्छा था। और जब से वो व्यक्ति नहीं रहा तब से वो बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, या उतनी दुकान में भीड़ नहीं रहती है। ऐसा मानते हैं? ये कौन लोग होते हैं जो कि जिनकी वजह से बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलता है, या उनके होने से वो जो व्यावसायिक गतिविधि है वो तेज़ी से चलती है? ये सारे ही लोग हमारे लिए कह सकते हैं की मैन या प्रमुख व्यक्ति। अगर वो नहीं है तो क्या होगा? दुकान अगर तेज़ी से नहीं चल रही मतलब घाटा हो रहा है, ये कह लें जितना फ़ायदा हो सकता था वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे सारे ही लोग जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे वो कौन कहलाएंगे? की मैन कहलाएंगे। और ऐसे लोगों का जो बीमा अगर कोई कराता है तो क्यों कराएगा? या तो मान लीजिए किसी कारण से वो व्यक्ति बीमार पड़ गया या वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा? उस बिजनेस की लाभप्रदता पे या जो फायदा हासिल कर सकता है वो नहीं कर पाएगा वो, तो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए कंपनियां क्या करा सकती हैं? की मैन इंश्योरेंस करा सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि यह एक अवधि बीमा पॉलिसी है जहां बीमा राशि कंपनी की व्यावसायिक संभाव्यता एवं लाभप्रदता से संलग्न होती है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे इतनी देर से कि अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो उसके परिवार को आर्थिक संकट आ जाएगा, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाएगा अगर वो व्यक्ति नहीं रहा, है ना? तो ये की मैन इंश्योरेंस है। अंतर समझ में आ रहा है? वहां उस व्यक्ति के नहीं होने से परिवार को दिक्कत है, यहाँ बिजनेस को दिक्कत है, इसलिए की मैन इंश्योरेंस। क्योंकि जब ये बीमा कराया गया उस व्यक्ति के नाम पे जरूर कराया गया है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपनी को नुकसान ना हो। तो इसका खर्चा जो आएगा प्रीमियम देने का वो किस में जुड़ेगा? कंपनी के खर्चे में जुड़ेगा, आदमी के खर्चे में नहीं जुड़ेगा। एक चीज़ और भी कि मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे इस व्यक्ति के नहीं होने से मुझे 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो मेरा 2 करोड़ का बीमा कर दीजिए की मैन इंश्योरेंस। तो बीमा कंपनी कर देगी क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कर भी सकती है। पहले क्या बोलेगी कि भाई आपका जो है, आपका जो बिजनेस चल रहा है उसका ऑडिट रिकॉर्ड दीजिए आप, है ना, कोई CS से चेक करवा के, और इनकम टैक्स कितना जमा करते हैं। मालूम पड़ा बिजनेस है 10 लाख का और कराना चाहता है इंश्योरेंस की मैन का 2 करोड़ का, तो ऐसे कैसे काम बनेगा? है ना? जिसका 10 लाख का बिजनेस है उसको 2 करोड़ का नुकसान कैसे हो जाएगा? लेकिन जिसका 100 करोड़ का या 50 करोड़ का बिजनेस है वो अगर कराता है 10 करोड़ का बीमा कि इसके नहीं रहने से मुझे दिक्कत होगी, तो वहाँ बात ठीक है। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा? ये इन आयकर विवरण अगर वो कंपनी वाला अपना देगा, है ना, और लेखा परीक्षित जो डॉक्यूमेंट, मतलब CA लोग जो चेक करके देते हैं डॉक्यूमेंट, वो जब देगा तब उसके हिसाब से बीमा कंपनी कहेगी कि हाँ भाई आपका हम इतने बीमा राशि का बीमा कर सकते हैं। तो ये चाहिए होता है। कल मैंने आपको समझाया था कूलिंग ऑफ, मतलब कि किसी व्यक्ति ने बीमा लिया और वो उसको पसंद नहीं आया, या पसंद नहीं आया मतलब कि जब उसने खरीदा था तब कुछ और बताया गया और जब उसको पॉलिसी बॉन्ड मिला तो कुछ उसको और पढ़ने को मिला, इसी वजह से उसको वो आगे चालू नहीं रखना चाहता, तो क्या हो जाएगा? कूलिंग ऑफ। ये कौन सी चीज़ हुई? हमने एक पेन खरीदा नया और वो हमारे घर में जाने पर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम कहेंगे भाई ये तो कैसा आपने दे दिया, मुझको वापस कर लीजिए इसको, है ना। लेकिन अगर मैंने एक बाइक खरीदी हुई है, उसको मैंने 5 साल चलाया, 10 साल चलाया और अब मैं उसको वापस करना, मतलब उसको बेचना चाहता हूँ, तो ये कूलिंग ऑफ नहीं कहलाएगा। ये क्या हो गया? सेकेंड हैंड सामान बेचना है ना। तो पहला वाला जो आइटम बताया मैंने कूलिंग ऑफ, वो क्या हुआ? नई चीज़ को आपको खराबी की वजह से आप वापस कर रहे हैं। और एक होता है समर्पण मूल्य, सरेंडर करना, पॉलिसी सरेंडर करना, समर्पण करना। ये क्या कहलाएगा? पॉलिसी चल रही है लेकिन किसी भी कारण से अब आप उसको नहीं चलाना चाहते हैं। हो सकता है आपको पैसे की जरूरत हो सकता है और कोई बात हो, है ना। तो दोनों में ये अंतर है। ये कब हो सकता है? अगर 3 वर्ष तक प्रीमियम जमा करेगा, अगर वो 3 वर्ष तक प्रीमियम जमा करेगा लगातार, तभी उसका पॉलिसी सरेंडर हो सकता है। उसके पहले कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो समर्पण के लिए समर्पण मूल्य कब मिलता है उसको, पॉलिसी को? जबकि 3 साल तक प्रीमियम जमा हो। नामांकन,
हम कहते हैं हमेशा बीमा पॉलिसी में अपना नॉमिनी बनाइए। नॉमिनी क्यों बनाइए, क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जब वो नहीं रहे तो उसका पैसा नॉमिनी वाले को मिलेगा। बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो वो ये बता के जा रहा है कि भाई मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को या मेरे पिताजी को ये पैसा दे दिया जाए। तो बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा ये वो बताना, ये नामांकन कहलाएगा। ये बीमा अधिनियम की धारा 39 के तहत नामांकन की सुविधा दी जाती है। ये सब याद रखना है आपको। बीमा अधिनियम की धारा 39 नामांकन से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अभी नॉमिनी नहीं बनाना चाहता हूं, तो ऐसा कर सकता है, कंपलसरी नहीं। आप बीमा खरीदते समय या बाद में कभी भी नॉमिनी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई नॉमिनी नहीं बनाएंगे तो बीमा नहीं मिलेगा। आप अभी करा लीजिए बीमा और 2 महीने 6 महीने बाद या जब भी चाहें आप करा सकते हैं। अगर आप एक बार आपने किसी को नॉमिनी बना दिया तो ऐसा नहीं कि वही बना रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कि अपने माँ बाप को बनाया और उसके बाद 5 साल बाद उसकी शादी हुई और जिसको नॉमिनी बनाया था वो सपोज नहीं रहा या रहा भी तो वो नॉमिनी चेंज करना चाहता है, कर सकता है वो। अगर किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, वो चाहता है कि मैं सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा दूं इस पॉलिसी का, तो एक से अधिक लोगों को भी बना सकता है। ऐसा नहीं कि एक को ही बना पाएगा। और किसी छोटे बच्चे को भी बना सकते हैं, नाबालिग को भी, लेकिन उस स्थिति में उसका एक संरक्षक या नियुक्त व्यक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो पैसा दे नहीं सकते, तो साथ में एक संरक्षक या नियुक्त व्यक्ति को भी हमको बताना पड़ेगा कि ये इसके नहीं रहने पर, मतलब इसके साथ में इसको पैसा दिया जाए ताकि वो पैसे को ये व्यक्ति सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। एक महत्वपूर्ण बात, वो जो नॉमिनी जिसको बनाया गया है ना, उस व्यक्ति को पैसा कब मिलेगा? मृत्यु होने पर। अगर वो जिंदा रह गया तो नहीं मिलेगा। तो नॉमिनी का अधिकार सिर्फ पॉलिसी के मृत्यु दावे पर ही होता है, बाकी किसी चीज पर नहीं होता है। वो ये नहीं कह सकता कि परिपक्वता दावा भी मेरे को चाहिए। समनुदेशन एक हो गया नामांकन, कि अगर वो व्यक्ति नहीं रहे तो उसके बाद उसका पैसा पॉलिसी किसको मिलेगा वो बताना। समनुदेशन एक तरह से पॉलिसी के हित और अधिकारों को ट्रांसफर कर देना, किसी और के नाम पर कर देना। इसको अगर हम थोड़ा सरल शब्दों में समझे तो शायद ये कुछ गिरवी रखने जैसा है। कैसे क्या होगा? किसी की बाइक है सपोज, उसने किसी को गिरवी रख दी, उसको चलाएगा कौन? यस। लेकिन अगर वो लोन से ली गई है बाइक तो उसका किस्त कौन भरेगा? जो उसका मालिक था। चला वो रहा है, हित और अधिकार उसको मिल गए उसके। बाइक का हित क्या है? गाड़ी चलाओ, आराम से घूमो, वो एंजॉय कर रहा है। उसकी किस्त कौन जमा कर रहा है? जो कि उसने जिसे खरीदा था, है ना। उसका इंश्योरेंस करना है तो वही करना पड़ेगा उसी व्यक्ति को ही, वो नहीं करेगा जिसको मिला हुआ है। उसको सिर्फ वो जो लाभ उससे मिलने वाले हैं उसका अधिकार उसी पर ही है, और जितनी जिम्मेदारियां हैं वो ये वहन करेगा। तो ये क्या हो गया? समनुदेशन। बीमा पॉलिसी ट्रांसफर कर दी। जैसा कि अभी आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था घटता हुआ मियादी बीमा में बैंक के नाम पर कर दिया, तो नाम क्या कर दिया? समनुदेशन कर दिया। तो उसका लाभ क्या है कि अगर मनी बैक पॉलिसी है तो बीच में जो पैसा मिलेगा वो किसको जाएगा? बैंक को जाएगा। मरने में पैसा मिलेगा वो किसको जाएगा? बैंक को मिलेगा। परिपक्वता पैसा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। ये व्यक्ति काम क्या है? बीमा का पैसा भरना, है ना। ये समनुदेशन कहलाता है। आपको याद रखना है पॉलिसी के हित और अधिकारों का ट्रांसफर, ये समनुदेशन है। अभी देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक को पॉलिसी समनुदेशन कर दी तो, या गिरवी रख दी, और वो व्यक्ति मर गया तो पैसा किसको मिलेगा? जिसके नाम पे समनुदेशन किया गया, नॉमिनी को नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? समनुदेशन होने पर नामांकन अपने आप निरस्त हो जाता है ना। नॉमिनी बनाया था उसने, अपनी वाइफ को बनाया था, लेकिन चूंकि उसके बाद उसने समनुदेशन किया तो जब वो मरा तो बीमा कंपनी ने पैसा किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि नॉमिनी वाला जो काम था वो तो अपने आप रद्द हो गया। तो आपको याद रखना है समनुदेशन होने पर नामांकन अपने आप रद्द हो जाता है। लेकिन हर बीमा पॉलिसी पे कोई व्यक्ति लोन भी ले सकता है। अपनी बीमा पॉलिसी पे बीमा कंपनी से लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है। और जब वो ऋण लेता है
तो बीमा कंपनी क्या करती है, उस पॉलिसी को भी अपने नाम पर समुद्देशन करवा लेती है, उसको गिरवी रख लेती है, फिर उसको लोन दे देती है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने ऐसा किया और उसके दौरान उसकी मौत हो गई, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, अपना लोन वाला पैसा काट लेगी, बाकी पैसा नॉमिनी को दे देगी। तो अब क्या याद रखना है हमको कि समुद्देशन सिर्फ जब बीमा कंपनी से ऋण लेते हैं तब नहीं, उसमें नामांकन निरस्त नहीं होता है, बाकी केसेस में हो जाता है ना। एक केस में जब बीमा कंपनी को ऋण के लिए समुद्देशित करेंगे तो नॉमिनी बना रहेगा, है ना, लेकिन और किसी को करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। जब और ऋण कितना मिलता है, जमा पर जितना जमा, ऐसा है इसमें किसी ने 1 लाख का बीमा लिया और उसका 6,000 रुपये प्रीमियम है, 3 साल जमा किया उसने 18,000 रुपये, तो उसका 90% के आसपास उसको लोन मिल जाएगा। 1 लाख का 90% नहीं, जितना जमा पैसा उसका 90%, है ना। अब मान लीजिए किसी ने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और उसको नहीं चुकाता है, तो वो कोर्ट में केस कर देगा कि कर्जा नहीं चुका रहा है। लेकिन अगर पॉलिसी ऋण लिया हुआ है उसको नहीं चुकाता है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, उस पॉलिसी को सरेंडर करके और अपना ऋण अपने पास रख लेती है ना, किस्सा खत्म। कोई कोर्ट वोर्ट में नहीं जाती कि नहीं पटा रहा है, मतलब कि क्या हुआ, पॉलिसी ऋण चुकाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता है। आप ये नहीं मान के चलते हैं कि भाई इसको नहीं चुकाऊंगा तो मेरे जेल हो जाएगी, चुकाया तो अच्छी बात है, नहीं चुकाया तो आपकी पॉलिसी बंद, इतना ही होगा। अनुग्रह अवधि, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 15/1/2020 को तिमाही बीमा कराया, तो उसकी अगली किस्त कब पड़ेगी, 15/4/2020 को, है ना, 3 महीने बाद। लेकिन वो अगर नहीं जमा कर पाया किसी कारण से 15/4/2020 को, तो बीमा कंपनी उसको 1 महीना या 31 दिन, याद रखना है आपको, 1 माह या 31 दिन का एक्स्ट्रा समय देती है कि आप जमा कर लीजिए पैसा, हम कोई इसमें आपसे फाइन नहीं लेंगे। इसको क्या कहते हैं, अनुग्रह अवधि, इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रेस पीरियड, है ना, या रियायत अवधि। कितना दिन का हो गया, 1 महीना या 31 दिन का। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इतने दिनों में भी पैसा जमा नहीं किया, है ना, सपोज 16/5/2020 को वो मर गया। ये मैं आपको शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में 10, 15, 20 साल चलने के बाद तो फिर उतना एग्जैक्टली ये प्रावधान नहीं रहेगा, लेकिन शुरू में रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जमा नहीं किया और 16/5 या 17/5 को मर गया, तो उसको बीमा कंपनी पैसा नहीं देगी, कह देगी आपकी पॉलिसी गई, बंद, है ना। तो अनुग्रह अवधि के बाद पॉलिसी बंद होना क्या कहलाता है, कालातीत। बंद होना, लैप्स होना या कालातीत एक ही है। आपको जब ऐसा शब्द आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये समझ जाइए कि बंद की बात है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अनुग्रह अवधि के बाद कुछ उसको दिक्कत होती है या उसकी डेथ होती है, तो पॉलिसी कालातीत मानी जाएगी, बंद मानी जाएगी और उसको पैसा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मामले में ये 15 दिन होता है। याद रखना है, स्वास्थ्य बीमा में 15 दिन होता है, बाकी में 1 महीना या 31 दिन, है ना। और अनुग्रह अवधि में अगर नहीं पटा प्रीमियम तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। कालातीत हुई पॉलिसी को दोबारा चालू भी किया जा सकता है। कैसे चालू करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 2 साल प्रीमियम जमा नहीं किया, तो बीमा कंपनी क्या करेगी कि 2 साल का प्रीमियम, उतने दिनों का ब्याज, साथ में एक अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा, कालातीत पॉलिसी को चलाना मतलब पुनर्चलन या पुनर्जीवन, और उसके लिए बकाया प्रीमियम विथ ब्याज और अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा। ये क्यों जरूरी है, हो सकता है कि वो व्यक्ति को जब उसने लिया बीमा था वो स्वस्थ था, 1-2 साल चलाया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से उसने बंद कर दिया और फिर 1-8 साल में उसको कोई बीमारी आ गई, तो उसको लगा कि अगर मेरा बीमा चल रहा होता तो मुझे ये पैसा मिल जाता,
या मेरे परिवार को पैसा मिल जाता, उस केस में वो दोबारा चालू कराने की सोचेगा ताकि मुझे मेरे परिवार को पैसा मिल जाए। ये क्या हो जाएगा, बीमा कंपनी के साथ ये धोखा है ये। तो बीमा कंपनी ये जानना चाहती है या उससे एक डिक्लेरेशन लेती है कि भाई आप पिछले 5 सालों में या 2 सालों में आप बीमार पड़े कि नहीं पड़े, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तो बीमा स्वीकार कर लेगी, दोबारा चालू कर देगी। और यदि वो झूठ लिख देता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ था और अगर मर जाता है, तो बीमा कंपनी के पास एक प्रूफ रहेगा कि भाई आपने तो लिख के दिया था कुछ नहीं हुआ था, जबकि ये तो हुआ है, तो वो पैसा देने से मना भी कर सकते हैं। तो हमको याद रखना है, कालातीत पॉलिसी को दोबारा चालू कराने को पुनर्चलन या पुनर्जीवन कहते हैं। जोखिम वर्गीकरण क्या मतलब हुआ, मैंने कल आपको बताया था ना कि प्रस्ताव पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर बीमांकन किया जाता है या अंडरराइटिंग की जाती है। जोखिम का आकलन किया जाता है, ये मरेगा कि नहीं मरेगा। ऐसे ही जोखिम का वर्गीकरण करना भी उसी दायरे में ही आता है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि लगभग 4 तरह के जोखिम के वर्ग हो सकते हैं या श्रेणी हो सकती है। पहला, मानक जोखिम, स्टैंडर्ड, जैसा सिंपल होता है ना। एक व्यक्ति है, ठीक ठाक है, कोई नौकरी करता है, कोई ऐसा भारी कोई क्राइम नहीं करता है, सिंपल सी लाइफ जीता है, ये स्टैंडर्ड है, ये सबका ऐसा ही लगभग लाइफ स्टाइल है ना। तो ये रूटीन वाला हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, मानक या स्टैंडर्ड जोखिम। तो इसको जो भी हमारा रेट है उस पर हम स्वीकार कर लेंगे, है ना। दूसरा, वरीयता प्राप्त जोखिम। ये कैसे लोग हैं, ये थोड़ा वीआईपी लोग हैं, है ना। बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत हाई फाई जगह रहते हैं, ठीक, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखते हैं, हर 6 महीने मेडिकल चेकअप होता है, और बहुत सारा स्वास्थ्य बीमा है, या अच्छे शहर में रहते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, कभी कुछ हो जाएगा तो इलाज पाने का कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम वीआईपी मानते हैं, है ना। तो बीमा कंपनी भी ऐसे जोखिमों को वरीयता प्राप्त जोखिम कहती हैं कि इनको हम थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे रखेंगे और इनसे थोड़ा सा कम पैसा लेंगे, है ना, क्योंकि इनके साथ हमारा जोखिम कम हो जाता है। और या हम कह रहे हैं इसको हम पहले स्वीकारेंगे। अगर हमारे पास 2 विकल्प है कि एक मानक जोखिम और एक वरीयता प्राप्त जोखिम, तो पहले वरीयता प्राप्त जोखिम को हमको लगेगा कि ये सेफ है इसको करना, है ना। तीसरा है अवमानक जोखिम। अवमानक मतलब ये बहुत सिंपल लोग नहीं है, ये लोग, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि रिक्शा चलाता है या कोई ऐसा छोटा मोटा व्यवसाय करता है, और उसका लाइफ स्टाइल भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसकी तुलना में मानक जोखिम की तुलना में थोड़ा सा दिक्कत है ना, लेकिन फिर भी बीमा किया जा सकता है। और चौथा है अस्वीकृत जीवन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, क्या उसका बीमा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इतना अधिक जोखिम है कि उसका बीमा कर ही नहीं सकते। अगर हम उसका बीमा कर देते हैं तो 1 साल में मरेगा, हमको पैसा देना पड़ जाएगा उसको। तो ऐसे लोग को हम कहते हैं नहीं भैया आपका बीमा हम नहीं कर पाएंगे, ये अस्वीकृत हो गया, ठीक। तो मानक, वरीयता प्राप्त, अवमानक और अस्वीकृत जीवन, इस सब को क्या कहते हैं? समानता। मतलब कि एक प्रकार के जोखिम वालों को एक कैटेगरी में रखना। समान जोखिम स्तरों के दायरे में आने वाले आवेदकों को एक ही समान प्रीमियम श्रेणी में रखे जाना। इनसे हम अगर 300 रुपये ले रहे हैं तो ऐसे सारे लोग से 300 ही लेंगे, अगर इससे 200 ले रहे हैं तो इस सबसे 200 रुपये लेंगे, है ना। ये समानता कहलाता है। ग्रहणाधिकार। एक व्यक्ति को टीबी हुआ और उसका इलाज पानी उसने कराया, उसके बाद वो ठीक भी हो गया। बीमा कंपनी को उसने बताया भी, तो बीमा कंपनी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ठीक हैं तो हम आपको बीमा देते हैं, लेकिन अगर आप टीबी से मरे, उसमें एक अगर लगा दिया कि अगर आपकी मृत्यु टीबी से हुई तो हम आपको 1 लाख नहीं देंगे, हम आपको 20,000 रुपये देंगे, है ना। किसी निर्दिष्ट कारण से मृत्यु होने की स्थिति में एक घटी हुई राशि देय होगी। आ रही बात समझ में? ऐसा कुछ भी और भी हो सकता है कि बाकी सब ठीक है, अगर उस कारण से डेथ होगी तो हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे। फिर कल मैंने आपको बताया ही था
जोखिम अंकन, है ना, या बीमांकन। मतलब कि जोखिम का आकलन करना, है ना। आकलन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है अंकीय दर्जांकन विधि, और दूसरा है निर्णय विधि। अंकीय दर्जांकन में क्या होगा, जितने निगेटिव पॉइंट्स हैं, हमने उसका सारी जानकारी पढ़ी, अच्छा इसकी शिक्षा ये है, तो स्टैंडर्ड अगर मान लीजिए वो ग्रेजुएट होता तो अच्छा होता, अगर ये 8वीं पढ़ा हुआ है तो हमने इसको निगेटिव प्रतिकूल चीज़ों के लिए पॉजिटिव मार्क्स देंगे, +2 दे दिया, पढ़ाई कम है ना। शिक्षा आय जो है वो भी बिल्कुल नेक टू नेक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए +3 दे दिया। स्वास्थ्य भी जो है वो रेगुलर चेकअप नहीं हो रहा है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसके लिए हमने +5 दे दिया। और सबको ऐसे ही जितने भी प्रतिकूल कारक थे, इसके परिवार में पहले भी 2 लोग की डेथ हो गई है 30 से 40 साल की एज में, तो इसको हमने +7 कर दिया, ये भी प्रतिकूल है ना। जितना प्रतिकूल है उसको सबको पॉजिटिव अंक दे रहे हैं। और उसके बाद अगर सबका टोटल किया, मालूम पड़ा ये 25 आया, तो हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, नहीं देना बीमा इसको, है ना। हमको ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग चीज़ों को कुछ कुछ प्लस मार्क्स देते गए और सबको अंत में जोड़ा। और अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत रिस्की मामला है, इसको बीमा या तो इस दर पे नहीं देना है, सामान्य दर पे, या तो देना ही नहीं, है ना। तो इस ढंग से जोखिम का आकलन हमने कर लिया। दूसरा, बाकी सब तो ठीक दिख रहा है, लेकिन चूंकि उम्र ज़्यादा है, निर्णय विधि, बाकी सब ठीक दिख रहा है, उम्र ज़्यादा है तो एक काम करते हैं, डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, वो मामला क्लियर हो जाएगा। करा लिया, वो ठीक है तो दे दो बीमा। कुछ ऐसा प्लस माइनस नहीं किया, सीधे अपना डिसीजन नहीं ले लिया कि ऐसा करना है हमको। तो ये 2 तरीके हैं। दावा क्या हो गया, हमने कहा मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा या विद्यमानता हित लाभ। विद्यमानता हित लाभ क्या कहलाता है, जो बीच में पैसा मिलता है। ये क्या है, बीमा कंपनी ने शुरू में कहा था ना कि अगर सर आपको अगर आप 20 साल जिंदा रह जाएंगे तो आपको परिपक्वता दावा देंगे, वादा किया था। उसी वादे को पूरा करने के लिए की गई मांग क्या कहलाएगा, दावा कहलाएगा, है ना। उसने वादा किया था अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके परिवार को डेथ क्लेम देंगे, एक वादा था, उसकी पूरा करने के लिए जो मांग की जाएगी वो कहलाएगा मृत्यु दावे की मांग, है ना। तो जो बीमा कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो अनुबंध करती है, उसमें जो वादे लिखती है उसको पूरा करने के लिए की गई मांग को हम दावा कहेंगे। मैंने आपको बता ही दिया, उत्तरजीविता दावे जो जीवित रहने पर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उत्तरजीविता दावे, इसमें आपका हो गया परिपक्वता, मतलब कि पॉलिसी मैच्योर हो जाए तब मिलेगी। और दूसरा है मनी बैक, बीच में पैसा मिलता है, राइडर। ये समझिए, आपने एक मोबाइल खरीदा, है ना, दुकानदार ने आपको कहा कि सर ये जो इसका कवर है वो भी ले लीजिए तो इससे सेफ रहेगा, है ना। तो आपके पास उसने सजेस्ट किया, आपके पास चॉइस उसको लें या ना लें। लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही किसी भी बीमा में अगर आप कोई अतिरिक्त सुविधा जुड़वाते हैं जो कि ऐच्छिक है, जरूरी नहीं है, आपका मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो नहीं लीजिए, लेंगे तो देना पड़ेगा। तो अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ को हम हमारी बीमा की भाषा में क्या कहते हैं, राइडर। चलिए कैसा हो सकता है, देखिए, बंदोबस्ती योजना लिया 21 साल के लिए 1 लाख रुपए का ले रहा है। मतलब उसने कहा कि ये बताइए कि मरा तो ठीक है ना, लेकिन अगर मुझे कोई बीमारी होगी तो एजेंट ने कहा कि सर देखिए, बीमा इस जो पॉलिसी आप ले रहे हैं इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, या तो मरेंगे तो पैसा मिलेगा और यदि पूरी अवधि तक चलाएंगे तो पैसा मिलेगा। तो अगर आपकी इच्छा है कि इस संबंध में आपको कुछ चाहिए बीमारी के संबंध में, तो एक हमारे पास अतिरिक्त लाभ है, उसका नाम है गंभीर बीमारी राइडर। कुछ हमारी बीमारियां हैं, अगर उनमें से कोई आपको होती है तो इस बीमे का 1% आपको उसके लिए हम दे देंगे। इसको आप अगर इसके साथ जुड़वाते हैं तो, साथ में नहीं आ रहा है ना, अलग से जुड़वाते हैं, तो उसने कहा ठीक है ये दे दीजिए मुझे।
और दुर्भाग्य से 5 साल के बाद उसको कुछ बीमारी हो ही गई। तो उसने एजेंट से संपर्क किया कि भाई आपने मुझे कहा था ऐसा ऐसा हुआ, तो कैसा करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर आपको जो है, जो बीमारी हुई है उसका इलाज का जो पेपर वेपर है वो आप दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। तो क्या क्या लगेगा इसके लिए? जो चिकित्सकीय प्रतिवेदन जो भी है ना, जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे देने होंगे, तभी इसको पैसा मिलेगा। कि ऐसी कह देगा कि मुझे बीमारी हुई पैसा दे दो, साथ में देना पड़ेगा, तो मिल जाएगा पैसा। तो गंभीर बीमारी राइडर का पैसा लेने के लिए क्या देना पड़ेगा? मेडिकल के कागज, चिकित्सकीय प्रतिवेदन, याद रहेगा ये। दूसरी बात कि ले लिया पैसा तो क्या बीमा बंद हो गया? नहीं बंद होगा ना, अनुबंध तो चल रहा है, वो 21 साल का है। ये सिर्फ बीच में एक पैसा लिया, तो राइडर के भुगतान होने से बीमा अनुबंध समाप्त तो नहीं होता है। आ रही बात समझ में आपको? अनुबंध हमारा 21 साल का है, साथ में ये भी अनुबंध में जोड़ लिया है हमने, और अगर इसका पैसा हमने उसको दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कहेंगे सर आपका पॉलिसी खत्म हो गया। इसके लिए अलग से पैसा लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया मोबाइल जब कवर ले रही हैं आप, तो आपको उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा। यहाँ भी वैसा ही है ना। इसके साथ आप जोड़ के इसको ले सकते हैं। एक अभी हमने पढ़ा टर्म, देखिए अगर कोई कहता है मुझे गंभीर बीमारी राइडर बस चाहिए, बीमा नहीं चाहिए, है ना, तो बीमा कंपनी क्या बोलेगी? नहीं, वैसा नहीं होता है, किसी बीमे के साथ में आप इसको जोड़ के ले सकते हैं, है ना। अभी देखिए उसने कहा कि चलो ठीक है, सब तो बढ़िया है, मुझे बताओ कि मैच्योरिटी में तो जो भी मिलेगा मुझे मंजूर है, क्या इसके बीमा धन को मैं बढ़ा सकता हूं क्या, मरने पे ज़्यादा पैसा मिले? तो एजेंट ने कहा कि सर एक टर्म राइडर है, उसको यदि जोड़ देते हैं, मान लीजिए 1 लाख का और ले लिया, तो मरेंगे तो 1 लाख इससे 1 लाख इससे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मरे तो जो मैच्योरिटी इसकी मिलनी थी वही मिलेगी, है ना। ये भी आप ले सकते हैं। ये कैसा काम कर रहा है? टर्म इंश्योरेंस जैसा काम कर रहा है, अवधि बीमा जैसा काम कर रहा है। अभी उन्हें पढ़ा था इसके पहले। तो टर्म राइडर एक ऐसा राइडर है जो कि किसी के साथ या अलग से भी लिया जा सकता है टर्म इंश्योरेंस के रूप में, लेकिन बाकी राइडर आप नहीं ले सकते हैं, है ना। टर्म राइडर चाहे तो किसी के साथ ले सकते हैं या अलग से टर्म इंश्योरेंस के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जैसे गंभीर बीमारी राइडर है उसको सिर्फ जोड़ के ही ले सकते हैं, अलग से नहीं खरीद सकते हैं, उसको याद रखना है हमको। किसी व्यक्ति ने 15/1/2020 को बीमा लिया 20 साल के लिए, तो इसका कब मैच्योर हो जाएगा? 15/1/2040 में, है ना। तो ये कब, किस दिन तय हुआ ये कि कुछ दिन पैसा मिलेगा अगर ये जिंदा रहता है? तो परिपक्वता पहले दिन ही तय हो गया ना। तो उत्तर जीविता लाभ, जो जीवित रहने पे जो लाभ मिलते हैं उनकी तिथियां पहले दिन से ही तय होती हैं। मृत्यु लाभ की तिथि तय नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं बीमा कंपनी कब मरेगा ये, या मरेगा भी कि नहीं मरेगा। अभी हमने पढ़ा था डेथ क्लेम हुआ तो किसको मिलेगा? नॉमिनी को, है ना। अगर समुद्रेशन नहीं किया गया है तो समुद्रेशन कर देगा तो समुद्रेशक वाले को, और यदि नहीं किया तो नॉमिनी को, है ना। 2 में से किसी एक को मिलेगा। दूसरा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेथ क्लेम में वो क्या है? डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है बीमा कंपनी के यहाँ और कहता है कि भाई मेरे इस व्यक्ति का बीमा हुआ तो उसकी डेथ हो गई, तो बीमा कंपनी सबसे पहले क्या मांगेगी कि डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है, दिखाइए, उसके बिना नहीं मानेगी, है ना। अभी दुर्घटना में डेथ होने पर एक और राइडर होता है जिसके तहत कुछ और लाभ मिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि दुर्घटना में डेथ हुई है तो हम क्या क्या मांग सकते हैं उससे मांगेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अगर दुर्घटना हुई है तो एफआईआर भी हुई होगी, और एफआईआर हुई है तो पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, तो वो लेके आइए साथ में, है ना। और साथ ही साथ पुलिस ने जो जांच की है, जो तहकीकात की है, उसका भी रिपोर्ट लेके आइए, ठीक। तो सामान्य मृत्यु में सिर्फ ये चाहिए, और भी कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं लेकिन मेन ये चाहिए। दुर्घटना में ये भी चाहिए, प्लस पोस्टमार्टम प्लस तहकीकात का भी रिपोर्ट चाहिए। तो जो अतिरिक्त फायदे मिलने वाले हैं दुर्घटना की स्थिति में वो भी आपको मिल सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर मर जाता है, चलिए इसको भी थोड़ा देर से पढ़ेंगे। IRDA विनियम 2017 के अनुसार अगर मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं तो बीमा कंपनी को दावे का भुगतान 30 दिन के अंदर कर देना होगा। आज करेंगे कल करेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं है ना। इसके तहत कोई भी दावा है उसका भुगतान 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक गुम है तो उसको मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं, उसका FIR होना चाहिए और 7 साल बाद कोर्ट ये आदेश जारी करेगी कि भाई अब चूंकि 7 साल हो चुके हैं और पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई और व्यक्ति आया भी नहीं, तो इसको मरा हुआ मान लिया जाए। इसको कहते हैं मृत्यु की परिकल्पना। मरा नहीं है लेकिन मान लिया। निर्बाधितता खंड या बीमा अधिनियम की धारा 45, ये क्या है? हमने शुरू में बात की थी कि जीवन बीमा में परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन होता है। मतलब कि जो व्यक्ति कहता है वो बीमा कंपनी मान लेती है और जो बीमा कंपनी कहती है वो व्यक्ति मान लेता है। लेकिन कई बार सारे लोग सच तो नहीं बोलेंगे, कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं तो बीमा कंपनी को नुकसान होगा। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था बनाई गई है, वो ये है कि अगर मान लीजिए 3 वर्षों के अंदर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको क्या कहेंगे? मरने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है। फिर भी लेकिन अगर 3 वर्षों के अंदर मरता है तो बीमा कंपनी कहती है अर्ली डेथ क्लेम है, शीघ्र मृत्यु दावा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जब जांच होती है और अगर ये पाया जाता है कि कुछ गड़बड़ी थी, मालूम पड़ा उसके गांव में गए जांच करने के लिए जहां वो रहता था, पूछा कि भाई क्या हुआ था उसको, तो वो तो शायद 10 साल से बीमार था। वो तो बीमा 2 ही साल पहले हुआ, लेकिन बीमारी उसकी 10 साल पहले थी। मतलब क्या हुआ, उसने जानबूझ के झूठ बोल के और बीमा कराया और ये बताया कि मैं स्वस्थ हूँ, तो बीमा कंपनी उसको अस्वीकार कर देगी कि भाई आपने झूठ बोला था इसलिए हम ये पैसा आपको नहीं देंगे। साथ ही साथ 3 साल के बाद अगर होता है ऐसा कुछ भी, है ना, तो तब बीमा कंपनी ये नहीं कह सकती है कि भाई आपने बताया नहीं इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। ये अधिकार बीमा कंपनी को 3 वर्ष के अंदर ही है। वो भी किसके तहत? बीमा अधिनियम की धारा 45 के तहत। बीमा अधिनियम की धारा 39 किसके लिए है? नामांकन के लिए। बीमा अधिनियम की धारा 45 किसके लिए है? परम सद्भाव के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए। या बीमा कंपनी 3 साल के बाद किसी दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये कह के कि आपने कुछ गलत बोला था। ये सब हमको याद रखना पड़ेगा।